शहर की तंग गलियों के बीच बसी एक हवेली नुमा कोठी थी। सतीश निवास। कोठी पुरानी थी। इसी घर में जन्मा था सतीश, कामिनी देवी और नितिन बाबू का इकलौता बेटा। जब सतीश पैदा हुआ था तब पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी गईं। माँ कामिनी देवी के चेहरे पर मानो सूरज उतर आया हो। कामिनी देवी गर्व से कहती, अब हमारे कुल का वारिस आ गया है, ये तो राज करेगा। इसे जमीन पर मत रखो, तकिए पर रखो। उस दिन से शुरू हुआ सतीश का लाड प्यार और अति अति लाड। हर छोटी जिद को बच्चा है कहकर पूरा किया गया। जब वह 5 साल का था तो नौकरानी की बेटी के बाल खींचने पर भी उसकी माँ ने डांटा नहीं। कामिनी कहती, अरे बच्चा है, खेलने में हो गया होगा, वो क्या जाने किसी का दर्द। धीरे धीरे यही बच्चा घर का राजा बन गया। माँ हर गलती पर ढाल बनकर खड़ी होती और पिता नितिन बाबू सरकारी नौकरी में व्यस्त, सब कुछ चुपचाप देखते हैं। जैसे जैसे सतीश बड़ा हुआ उसमें गुस्सा और घमंड भरता गया। स्कूल में अगर कोई शिक्षक उसे टोकता तो अगली सुबह उसकी माँ स्कूल में पहुंच जाती। किशोरावस्था में सतीश का अहंकार अब असहनीय हो गया। मोहल्ले में किसी की गाड़ी छू जाए तो चिल्ला उठता। सतीश कहता, ये सड़क हमारे बाप की है, दिख नहीं रहा क्या? और सतीश की माँ हर बार बहाना बना देती। कामिनी कहती, लड़कों की उम्र ही ऐसी होती है, गर्म खून है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगा। कामिनी देवी खुद पुराने जमाने की महिला थी, जिन्हें ये यकीन था कि बहू को झुक कर ही चलना चाहिए, वरना घर टूट जाते हैं। नितिन बाबू शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी सतीश की माँ से विरोध नहीं किया। उनकी सोच थी, अरे जब तक घर चल रहा है सब ठीक है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि घर चल नहीं रहा था, ढल रहा था, धीरे धीरे गिरते हुए। सतीश अब देखते ही देखते 28 साल का हो चुका था। पढ़ाई बस नाम की हुई थी, लेकिन इतना कमा लेता था कि कोई रोक टोक ना हो। सतीश का शादी करने का समय आ गया था। माँ बाप ने रिश्तों की तलाश शुरू कर दी। उन्हें चाहिए थी एक ऐसी बहू जो सुंदर हो, ज़्यादा बोलती ना हो और सबसे ज़रूरी जो सतीश की हर बात माने। उसी शहर के पास स्थित एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी स्नेहा। शांत स्वभाव की, पढ़ी लिखी और अच्छे संस्कारों से पली बढ़ी। उसके पिता एक रिटायर्ड शिक्षक थे और माता एक गृहिणी। परिवार में सीमित साधन थे, लेकिन सोच बहुत ऊंची। स्नेहा की माँ लाड से कहती, बिटिया मेरी इतनी समझदार है कि चाहे जहाँ जाए सबका दिल जीत लेगी। पिता गर्व से कहते, बस उसे एक ऐसा घर मिल जाए जहाँ लोग उसे समझें, मान दें, बाकी वो तो सब निभा लेगी। सतीश की माँ कामिनी देवी जब पहली बार स्नेहा को देखने आई तो उन्होंने उसकी सुंदरता, शालीनता और चुप्पी को तुरंत पसंद कर लिया। कामिनी बेटे से कहती, बहू तो बिल्कुल हमारी पसंद की है, गोरी सीधी और पढ़ी लिखी, ज़्यादा बोलती नहीं है, यही चाहिए था। सतीश ने स्नेहा से मिलकर 2-3 बातें की जो ज़्यादातर उसके हुक्म जैसे थे। सतीश गंभीर लहजे में बोलता, मैं ज़्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ और मुझे अपने हिसाब से चलने वाली बीवी चाहिए। स्नेहा मुस्कुराकर कह पड़ी, मैं कोशिश करूँगी कि आपके घर को अपना घर मानूं और सबको खुश रखूं। शादी की तारीख जल्दी तय हो गई। दोनों परिवारों ने मिलकर एक सादगीपूर्ण समारोह रखा। स्नेहा की आंखों में नए जीवन के सपने थे, सास को माँ जैसा मानने की, पति को साथी समझने की। सतीश घोड़ी पर चढ़ा तो ऐसा लगा जैसे किसी राजा की सवारी निकल रही हो। बारात धूमधाम से सजी, बैंड बाजी, ढोल नाचते हुए रिश्तेदार। वहीं स्नेहा की आंखों में मिला जुला भाव था, एक नई जिंदगी की दहलीज पर कदम रखने की चिंता, डर और थोड़ी सी खुशी। माँ विदाई पर रोते हुए बोली, हमारी बिटिया अब पराई हो गई, लेकिन ये दुनिया की रीति है बेटा, वहाँ भी सबको अपना बना लेना। स्नेहा आंखों में आंसू लिए बोली, मैं हर दिन कोशिश करूँगी माँ, आप चिंता ना करें। स्नेहा की डोली जैसे ही सतीश निवास पहुंची, घर की औरतें आरती की थाल लेकर खड़ी थीं। कामिनी देवी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। आओ बहू, घर की लक्ष्मी बनकर आई हो, अब इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। स्नेहा सिर झुकाकर कहती,
आपका आशीर्वाद रहे तो सब अच्छा होगा माँ। घर में प्रवेश करते समय स्नेहा ने चुपचाप देखा। घर बहुत बड़ा था, लेकिन सजीवता की कमी थी। दीवारों पर रौनक थी, लेकिन रिश्तों में नहीं। सतीश ने कमरे में आते ही आदेश देना शुरू कर दिया। मेरे लिए चाय बनाओ, वह भी अदरक वाली। और हाँ, ज़्यादा मीठी मत करना, मुझे मीठा पसंद नहीं। स्नेहा धीरे से मुस्कुरा कर बोली, अभी लाती हूँ। रसोई में सास पहले से ही मौजूद थी। कामिनी बोली, अरे बहू, चाय में जरा भी अदरक कम नहीं होनी चाहिए, और दूध गर्म करके डालना, वरना सतीश नाराज हो जाता है। स्नेहा, जी माँ, ध्यान रखूंगी। चाय ले जाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। पति का पहला आदेश, पहला प्रभाव, और वह अपना पहला छाप मजबूत करना चाहती थी। जैसे ही सतीश ने चाय पी, सतीश भौं चढ़ाते हुए बोला, ये क्या बनाया है? हाँ, ये चाय है, इतनी फीकी चाय। तुम पहले चाय बनाना नहीं सीखी क्या? स्नेहा शांत स्वर में बोली, माफ़ कीजिएगा, मैं फिर से बना देती हूँ। कामिनी पीछे से ताना मारती हुए बोली, आजकल की लड़कियां ना सिर्फ किताबों में टॉप करती हैं, घर गृहस्थी तो आती ही नहीं। यह सब देखकर स्नेहा चुप थी। ये उसकी नई जिंदगी की पहली शाम थी, जहां उसने सम्मान पाया नहीं, बल्कि परीक्षा देनी शुरू कर दी थी। उस रात स्नेहा कमरे में अकेली बैठी रही। सतीश बाहर दोस्तों के साथ था। सपनों की जो तस्वीर उसने बनाई थी वो दरकने लगी थी। स्नेहा आंखों में आंसू लिए सोचती है, शायद हर घर में शुरू में ऐसा ही होता है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, मुझे बस सबका दिल जीतना है। लेकिन उसे क्या पता था, यह घर किसी दिल से नहीं, सिर्फ अहंकार और आदेशों से चलता है। शादी का मतलब केवल 7 फेरे नहीं होते, बल्कि 2 जिंदगियों का मिलन होता है, मन से, सम्मान से और समझ से। लेकिन स्नेहा के लिए यह मिलन एक तरफा था। उसने जितनी कोशिश की, उतनी ही बेरुखी, तिरस्कार और ताने उसे मिले। शादी के बाद का पहला दिन स्नेहा के लिए विशेष था। वह तड़के उठी, नहा धोकर पूजा की तैयारी में लग गई। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने, मांग में सिंदूर और हाथों में कांच की चूड़ियां खनकती थीं। चेहरे पर उम्मीद की एक कोमल चमक थी। स्नेहा मन ही मन बोली, आज से मेरा नया जीवन शुरू होता है, मैं इस घर को अपना बना लूँगी, बस थोड़ा समय लगेगा। पूजा के बाद जैसे ही वह रसोई में गई, सास पहले से ही वहाँ खड़ी थी। कामनी देवी कपड़े से हाथ पोंछते हुए बोली, बहू ध्यान रखना, सतीश को नाश्ते में सिर्फ आलू के पराठे पसंद हैं, और हाँ, दही ठंडी होनी चाहिए। स्नेहा मुस्कुरा कर बोली, जी माँ, अभी बना देती हूँ। रसोई में मेहनत करती हुई स्नेहा को कुछ संतोष मिला। उसे लगा जैसे घर को खुश करने का पहला कदम वह सही उठा रही है। जैसे ही नाश्ता टेबल पर आया, सतीश अखबार पढ़ते हुए बैठा था। उसने एक नज़र पराठों की ओर डाली, फिर दही चखी और तुरंत मुंह बिगाड़ लिया। सतीश कड़वी आवाज में बोला, ये क्या है? हाँ, दही इतनी खट्टी है कि जबान जल जाए, कोई स्वाद ही नहीं है नाश्ते में। कामिनी साथ में ताना मारते हुए बोली, कहा तो था ठंडी दही रखना। यह इतनी गलतियां कर रही है, लगता है मायके में बहू ने कभी किचन देखा ही नहीं। स्नेहा धीरे से बोली, माफ़ कीजिए माँ, मैं फिर से ला देती हूँ। तब सतीश झल्ला कर बोला, छोड़ो, रहने दो, भूखी मर गई मेरी, एक काम सीधा नहीं होता तुमसे। स्नेहा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने आंसू पी लिए। नीतीश बाबू हमेशा की तरह अपने कमरे में अखबार लेकर चुपचाप बैठते हैं। उनका उस घर में कोई वजूद ही नहीं था। कामनी देवी का राज चलता था और सतीश की हर बात आखिरी फैसला मानी जाती थी। स्नेहा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह घर उसके लिए मंदिर नहीं, एक तपस्थली है, जहां उसे हर दिन परीक्षा देनी होगी। एक शाम को माँ का फ़ोन आया। स्नेहा फ़ोन पर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ माँ, सब ठीक है, सब बहुत अच्छे हैं, सासू माँ बहुत प्यार करती हैं। माँ उसकी संतोष से बोली, सुनकर दिल खुश हो गया बेटा, हर घर की शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, तू बस हिम्मत मत हारना। फ़ोन रखने के बाद स्नेहा थोड़ी देर तक मोबाइल को देखती रही और फिर उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले।
शादी को अब 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन सतीश का व्यवहार दिन ब दिन और रूखा होता जा रहा था। रात में देर से लौटना, घर पर गुस्से से बात करना, शक भरी नज़रों से देखना, ये अब रोज की बात हो गई थी। सतीश एक रात गुस्से में आया और बोला, कहाँ गई थी दोपहर को? हाँ, मैंने तो नहीं कहा था बाहर जाने को। स्नेहा डरते हुए बोली, जी मैं बस बाजार तक सब्जी लेने गई थी, माँ से पूछ कर। सतीश चीखते हुए बोला, मुझसे क्यों नहीं पूछा? और इतनी देर क्यों लगी? या कोई और बात थी? स्नेहा गहरी सांस लेकर बोली, आप मुझ पर शक क्यों करते हैं? हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सतीश, बहुत बोलने लगी हो। याद रखना, ये मेरा घर है, यहाँ सब मेरी मर्जी से होता है। दिन बीतते गए और स्नेहा की हंसी खोती गई। वह हर रोज खुद को समझाती, शायद मैं ही ठीक से नहीं समझ पा रही, शायद सतीश काम की टेंशन में रहते हैं, शायद सास को मुझसे अपेक्षाएं हैं, शायद मैं थोड़ी और कोशिश करूं, पर शायद कि ये जंजीरें उसे बांधती जा रही थीं। रात को जब वह अकेले पलंग पर बैठी थी, उसकी डायरी की पहली लाइन थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि शादी इतना अकेलापन ला सकती है। बेमेल शादी का यह सिलसिला और गहरा होने वाला था। स्नेहा के सहने की सीमा अभी पूरी नहीं हुई थी। सतीश के शक, सांस के कटाक्ष और घर की चुप्पी अब मिलकर उसकी आत्मा को चोट पहुंचाने लगे थे। स्नेहा और सतीश की शादी को 1 महीना बीत गया था, पर यह महीना एक मधुर संगीत नहीं बल्कि कांटों से भरी यात्रा जैसा रहा। एक रात लगभग 11 बजे सतीश घर लौटा। उसकी आंखें लाल थीं और शराब की गंध उसके कपड़ों से साफ आ रही थी। स्नेहा चौंक कर बोली, आप इतनी देर से? और आपने पी रखी है? सतीश लड़खड़ाती आवाज में बोला, तो क्या हुआ अगर पी लिया? अब तू मुझे समझाएगी या बताएगी कि मैं क्या करूं क्या नहीं? स्नेहा धीरे से बोली, मैं चिंता कर रही थी बस। पूरा दिन आपने कुछ खाया भी नहीं था। सतीश गुस्से में झपट कर बोला, तेरी ये मीठी मीठी बातों में मुझे ना चालाकी दिखती है। औरतें जब ज़्यादा मीठी बोलती है ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर छिपा रही होती हैं। आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया? हाँ, क्यों? दिन में किससे बात कर रही थी तू? हाँ, और फ़ोन पर इतना हंस रही थी। स्नेहा घबरा कर बोली, मैं पापा से बात कर रही थी, वो मेरी तबीयत पूछ रहे थे। सतीश खींचते हुए बोला, बहाने मत बना, अब मुझे सब पता है, और याद रखना मैं तेरे जैसे चालाकों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उस रात स्नेहा की नींद उड़ गई। उसका आत्मसम्मान पहली बार इस कदर रौंदा गया था। अगली सुबह स्नेहा ने हिम्मत करके सास से बात की, माँ जी, सतीश जी का व्यवहार कल रात बहुत अजीब था। वो मुझ पर शक कर रहे थे बिना वजह। कामनी देवी कपड़े तह करते हुए बोली, तो तू अब मेरे बेटे की शिकायत करेगी? औरत का ना काम होता है चुपचाप सहना, बातें नहीं फैलाना। अगर उसका गुस्सा चढ़ गया तो तू ही संभाल। लेकिन माँ जी, ऐसा शक करना, वो भी बिना किसी वजह के, रिश्ते टूट जाते हैं ऐसे में। कामिनी देवी तीखे स्वर में बोली, रिश्ते तेरी मर्जी से नहीं टूटेंगे। तू नई नई आई है, औरत को हर बात सहनी आती है तभी घर बसता है। तुझे ही अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा। स्नेहा मन ही मन बोली, तो क्या मैं हमेशा गलत साबित होती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो? अब सतीश ने स्नेहा के फ़ोन पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। एक दिन जब वह रसोई में थी, उसने देखा कि सतीश उसका मोबाइल चुपचाप देख रहा है। स्नेहा डरते हुए बोली, आप मेरा फ़ोन क्यों देख रहे हैं? सतीश आंखें तरेरते हुए बोला, तेरा फ़ोन है तो क्या? इस घर में सब मेरी निगाह में रहेगा, और तू क्या छुपा रही है इसमें? कुछ नहीं, बस माँ और सहेली से बातें। आप मुझ पर ऐसा शक क्यों करते हैं? सतीश कड़वा हंसते हुए बोला, क्योंकि तेरी बात मुझे सच्ची नहीं लगती। तू जरूर कुछ छिपा रही है। स्नेहा आंखों में आंसू लिए बोली, आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं, मेरी आत्मा को चोट दे रहे हैं। अगर आपने मुझसे शादी की है तो विश्वास क्यों नहीं? तू ज़्यादा बातें मत कर। अगर तेरी मायके वालों ने तुझे बोलने की आज़ादी दी है तो भूल जा वो सब। यहाँ मेरी चलती है। एक दिन मोहल्ले के एक युवक
अमित, जो नितिन बाबू का जानकार था, किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने आया। संयोगवश सतीश उस वक्त घर पर नहीं था। अमित ने शिष्टता से स्नेहा को नमस्ते किया और हस्ताक्षर लेने को कहा। सतीश जैसे ही बाहर से लौटा, उसने दोनों को बात करते देख लिया। तो ये चल रहा है। अब मुझे समझ आया क्यों बार बार फोन पर हंसी उड़ती है। स्नेहा घबरा कर बोली, आप गलत समझ रहे हैं। वो पापा के पुराने जानकार हैं, कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर लेने आए थे बस। सतीश धक्का देते हुए बोला, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? मेरे ही घर में पराए मर्द से मुस्कुराकर बात कर रही है। तभी सास कामिनी देवी आते हुए बोली, क्या हुआ सतीश बेटा, इतनी चिल्लाहट क्यों? सतीश बोला, इस औरत की सच्चाई अब सामने आ गई है माँ। अब कोई शक नहीं रहा मुझे। स्नेहा रोते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? लेकिन उस दिन के बाद से घर में स्नेहा का वजूद और छोटा कर दिया गया। उस पर नज़र रखी जाने लगी। उसका बाहर निकलना बंद कर दिया गया और छोटी छोटी बातों पर जलील किया जाने लगा। अब तक स्नेहा को यह समझ आ गया था कि वह ससुराल नहीं, एक कटघरे में रह रही है। हर सुबह उसके लिए युद्ध का मैदान होती, जिसमें उसे हर बार दोषी ठहराया जाता। उस दिन सुबह वो पूजा के लिए फूल लेने छत पर गई थी। जैसे ही वह नीचे आई, सतीश बैठा था, आंखों में लाल डरे भाव लिए। कहाँ थी तू छत पर इतनी देर? किससे बात कर रही थी वहाँ? हाँ, किससे बात? नहीं, मैं तो बस फूल तोड़ रही थी पूजा के लिए। मेरे सामने झूठ? मैंने वहाँ किसी का साया भी देखा। सच सच बता, तेरा कोई है क्या? स्नेहा शांत स्वर में बोली, आपका ही नाम था मांग में और आपको ही मुझ पर भरोसा नहीं। क्या यही प्यार है? सतीश दांत पीसते हुए बोला, प्यार? तुझ जैसी औरत पर प्यार तो भरोसे से होता है और तू हर रोज मुझे धोखा देती है। शाम को कामिनी देवी ने मोहल्ले में सुनी एक झूठी अफवाह का सहारा लेकर आग में घी डाल दिया। ताने में बोली, सुनने में आया है कि बहू तो मोहल्ले की छतों पर दिन भर खड़ी रहती है, ना जाने किसे देखकर मुस्कुराती हैं। माँ जी, ये बात पूरी तरह गलत है। मैं तो कामिनी बीच में काट कर बोली, बस हमें कोई सफाई नहीं चाहिए। औरत का चरित्र जब दागी हो तो वह जितना सफाई दे उतनी गंध फैलती है। स्नेहा अंदर तक हिल चुकी थी। जिस घर को उसने ईश्वर का रूप समझा था, वहाँ उसकी इज्जत के कपड़े नोचे जा रहे थे। अब सतीश ने स्नेहा का फ़ोन ही छीन लिया। कॉल लिस्ट, चैट, गैलरी सब चेक करता। सतीश फ़ोन देखते हुए बोला, ये नंबर कौन है? ये रोज़ बात होती है इससे। स्नेहा रूंधे स्वर में, ये मेरी सहेली नेहा है, कॉलेज फ्रेंड है, उससे ही दिल की बात कह लेती हूँ कभी कभी। सतीश, अब मुझसे कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं। जो बात मुझसे नहीं कह सकती वो किसी और से क्यों कहती है? स्नेहा, क्योंकि आप मुझसे बात नहीं करते, हमेशा गुस्से में रहते हैं, मुझे सुनते नहीं, समझते नहीं। तब सतीश झल्ला कर बोला, तो अब तू शिकायत करेगी मुझसे? ये तेरे मायके की आज़ादी है जो मेरे घर में जहर बनकर फैल रही है। एक दिन शाम को जब सतीश घर आया, उसका मूड पहले से ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। उसने दरवाज़ा जोर से पटका और अंदर घुसते ही चिल्ला पड़ा, आज सब कुछ बता दे, मैं खुद तुझ पर नज़र रखवा रहा हूँ, मुझे सब पता है। तो दिन में घर से निकलती है, झूठ बोलती है। स्नेहा गुस्से और आंसू से कांपती आवाज़ में बोली, बस कीजिए सतीश जी, अब मैं और नहीं सह सकती। आप मुझे किस नज़र से देखते हैं? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? इज्जत? जो औरत छुप छुप कर किसी से बातें करे वो इज्जतदार नहीं होती। आपको मुझ पर शक है तो चलिए अभी मुझे घर से निकाल दीजिए, लेकिन याद रखिए, जिस दिन मेरी सहनशीलता का बांध टूटेगा ना, उस दिन आपकी दुनिया ना हिल जाएगी। ये पहली बार था जब स्नेहा ने सीधे सीधे विरोध किया। उस रात उसने पहली बार अपने आप से कहा, अब बहुत हुआ, मैं चुप रहकर खुद को खो चुकी हूँ। अब या तो मैं इस जाल से बाहर निकलूँगी या इस घर को उसके पापों का आईना दिखा दूँगी।
अब घर की दीवारें स्नेहा के आंसुओं से भीग चुकी थीं, लेकिन जल्द ही वो आंसू आंधी बनकर इस घर की नींव हिला देंगे। बहू अगर चुप है तो वह निर्बल नहीं, लेकिन सास अगर आंख मूंद कर बेटी का साथ दे तो अन्याय को जड़ें मिल जाती हैं। अब सतीश और स्नेहा के बीच का रिश्ता कड़वाहट की गर्त में जा चुका था, लेकिन इस आग में जो सबसे ज़्यादा ईंधन डाल रही थी वो थी कामिनी देवी। उनका विश्वास था कि बेटा कभी गलत नहीं हो सकता और बहू चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी हो, बस बहू ही रहती है। सुबह स्नेहा जल्दी उठकर रसोई में चाय बना रही थी, तभी कामिनी देवी आई और कटाक्ष की तलवार चला दी। कामिनी तिरस्कार से बोल पड़ी, अरे बहू, अब तो चाय बनानी आ गई या सतीश से डांट खाकर सुधरना पड़ा। स्नेहा धीरे से बोली, मैं हर दिन कोशिश करती हूँ माँ जी, आप ही बताइए क्या ठीक नहीं लग रहा है तो सुधार लूँ। कामिनी हंसते हुए बोली, अब बहू हमें सिखाएंगे कि माँ से कैसे बात की जाती है। तेरी पढ़ाई ने तुझे घमंडी बना दिया है। एक दिन पास की पड़ोसन शांति दीदी ने घर आकर स्नेहा की तारीफ कर दी। शांति दीदी मुस्कुराते हुए बोली, भाई आपकी बहू बहुत सलीके वाली है कामिनी जी। हमारे घर आई थी तो सबको बहुत अच्छा लगा। कामिनी झुंझलाकर, हाँ हाँ, बाहर वालों के लिए बहुत सीधी बनती है, घर में देखिए तो जैसे हम उसके नौकर हों। शांति दीदी चौंक कर बोली, अरे नहीं, हमें तो बहुत संस्कारी लगी आपकी बहू। कामिनी कड़वाहट से बोली, संस्कार दिखावे के ही होते हैं दीदी, और फिर आजकल की बहुएं पढ़ाई के घमंड में पति के बराबर चलना चाहती हैं। शांति दीदी चुपचाप चली गई, लेकिन स्नेहा ने ये बात रसोई से सुन ली थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अब वो जान चुकी थी सास सिर्फ बेटे की वकील नहीं, जज भी बन गई हैं। हर दिन कामिनी देवी छोटे छोटे कामों में स्नेहा को ताने मारती और हर गलती पर सतीश के कान भरती। सतीश बेटा, बहू ने दोपहर में फिर फोन पर बात की किसी से, मैंने खुद देखा। अब तू ही देख कितना भरोसा किया जाए इस पर। मैं देख लूँगा माँ, अब बहाने नहीं चलेंगे। और फिर वही होता, स्नेहा पर शक, अपमान, तिरस्कार। कामिनी ने एक दिन बहाने से सभी के सामने कहा, बहू मायके वालों से बात करके रोती है, कहती है हम इसे तंग करते हैं, हमें तो बदनाम करके ही दम लेगी। तब स्नेहा कह दी, मैंने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा माँ जी, मैं तो बस खुद को समझाने के लिए माँ से बात करती हूँ। क्या बेटी माँ से दिल की बात भी नहीं कर सकती? कामिनी तेज लहजे में बोली, बेटी, अब तो तू खुद को इस घर की बेटी ही समझने लगी है। अरे बहू होकर अधिकार जताना सीख लिया तूने। सतीश, क्यों माँ को जवाब दे रही है? हाँ, तेरी ये जुबान ना अब लंबी हो रही है। उस दिन स्नेहा ने खाना नहीं खाया। वह पूरे दिन कमरे में बंद रही, आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन आत्मा उससे ज़्यादा आहत थी। रात को कमरे में अकेली बैठी स्नेहा ने मन में खुद से बातें की, मैंने कभी कोई गलती नहीं की, फिर ये सजा क्यों? क्या सिर्फ बहू होना ही मेरा गुनाह है? क्या मेरा आत्मसम्मान इतना सस्ता है कि कोई भी इस पर पैर रख दे? उसने डायरी उठाई और लिखा, अब मैं सिर्फ चुप रहकर अपमान नहीं सहूँगी, अब मैं अपना सम्मान लौटाने की शुरुआत करूँगी। बहुत हुआ झुकना, अब सीधी होकर खड़ी होना है। स्नेहा अब जान चुकी थी कि उसकी सास न केवल अन्याय को देख रही थी, बल्कि उसमें घी डाल रही थी। कभी कभी इंसान तब सबसे मजबूत होता है जब उसके पास कोई नहीं होता सिवाय खुद के। स्नेहा उस रात अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की के बाहर चांद चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसने धीरे धीरे अपनी चूड़ियाँ उतारी और कानों की बलियाँ निकाल दी, मानो किसी युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रही हो। स्नेहा आहिस्ता से बोली, अब बहुत हुआ, अब मुझे खुद के लिए खड़ा होना ही होगा। मैंने सबका दुख समझा, अब कोई मेरा दर्द भी समझे, ये जरूरी है। अगली सुबह कामिनी देवी हमेशा की तरह सुबह सुबह रसोई में पहुंची और स्नेहा को आवाज़ लगाई, अरे बहू जल्दी आ, सतीश के लिए नाश्ता बना नहीं है अब तक। पर आज पहली बार कोई जवाब नहीं आया। कामिनी फिर जोर से बोली, बहू कहाँ मर गई सुबह सुबह? अब धीरे धीरे दरवाज़ा खुला और स्नेहा आई।
लेकिन चेहरे पर वह झुकी हुई और डरपोक बहू नहीं थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक और आंखों में कुछ कह जाने वाली तीव्रता थी। माँ जी, आज मैं खुद को थोड़ा आराम देना चाहती हूँ। कई महीनों से थक गई हूँ। सतीश जी बड़े हैं, खुद भी बना सकते हैं अपना नाश्ता। कामिनी हक्का बक्का होकर बोली। क्या कहा? तू अब काम से मुंह मोड़ेगी? हमारी सेवा करना अब तुझे बोझ लगने लगा है। सेवा तब की जाती है माँ जी, जब सेवा का सम्मान हो। जहाँ सेवा को फर्ज कहकर दबाव बना दिया जाए, वहाँ वह शोषण बन जाती है माँ जी। सतीश को जैसे ही पता चला कि स्नेहा ने सुबह चाय नहीं बनाई, वह गुस्से से कमरे में घुसा। तो अब अपनी मर्जी से चलेगी? मेरे घर में मेरे नियम हैं और तू उनका पालन नहीं करेगी। स्नेहा आंखों में आंखें डालकर बोली। घर आपका है, लेकिन मैं गुलाम नहीं। आपने मुझसे अधिकार छीने, सम्मान छीना, अब मेरी चुप्पी भी नहीं छीन सकते। बहुत बोलने लगी है। लगता है मायके वालों ने ज़्यादा उकसाया है तुझे। स्नेहा ने जब विरोध करना शुरू किया तो उसे सास ने अलग थाली में खाना देना शुरू कर दिया। सतीश उसे देखना भी बंद कर चुका था। घर के नौकर चाकर भी कामिनी के डर से स्नेहा से कतराते। कामिनी, अब ये बहू अलग से खाएगी। घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई है। स्नेहा थाली लेते हुए शांत स्वर में बोली। कोई बात नहीं माँ जी, थाली अलग है, लेकिन आत्मसम्मान आज भी मेरे साथ बैठकर खाता है। इन्हीं दिनों स्नेहा ने अपने पुराने कॉलेज की एक सहेली को फ़ोन किया, नेहा, जो एक एनजीओ में काम करती थी। नेहा, मैं थक गई हूँ। मुझे नहीं पता अब क्या करना है। मैं क्या सच में गलत हूँ? नेहा मजबूत आवाज़ में बोली। तू बिल्कुल गलत नहीं है स्नेहा, लेकिन तेरी गलती है कि तू अकेली लड़ रही है। अब वक्त आ गया है कि तुझे बाहर की दुनिया से जुड़ना होगा, अपनी पहचान फिर से बनानी होगी। मैं कोशिश करूँगी, अब किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा करूँगी। एक दोपहर नेहा उससे मिलने आई। स्नेहा ने माँ जी से झूठ बोलकर कहा कि मंदिर जा रही हूँ और चुपचाप बाहर निकल गई। नेहा गले लगाकर बोली, स्नेहा, तू तो बदल गई है, लेकिन अब तू अंदर से मजबूत लगती है। स्नेहा हल्की हंसी हंसी। हाँ नेहा, अब मुझे समझ आ गया है कि अगर मैं खुद को ना बदलूं तो ये घर मुझे निगल जाएगा। तू बहुत अच्छा लिखती थी कॉलेज में, क्यों ना तू फिर से लिखना शुरू करें। हम एक एनजीओ चलाते हैं महिलाओं के लिए। वहाँ हम एक मासिक पत्रिका निकालते हैं, तो उसमें लिख सकती है। स्नेहा, क्या मैं फिर से लिख सकती हूँ? तू बहुत कुछ कर सकती है स्नेहा, बस एक कदम बढ़ा, दुनिया खुद रास्ता देगी। उस रात स्नेहा ने अपनी पुरानी डायरी निकाली, पेन उठाया और लिखा। स्नेहा ने छुपकर एक कहानी लिखी, अधूरी गृहिणी। एक ऐसी बहू की कहानी जो सिर्फ सेवा करती रही, लेकिन खुद की पहचान खो बैठी। नेहा ने उसे एनजीओ की मासिक पत्रिका में छापा। नाम नहीं दिया, सिर्फ एक गृहिणी की कलम से लिखा गया। कुछ दिनों बाद वह लेख सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग उसमें खुद को देखने लगे। स्नेहा, तेरा लेख पढ़कर कई महिलाओं ने हमें मेल किया। तूने उनकी आवाज़ बनकर उन्हें हिम्मत दी है। मैं फिर से कुछ बनने लगी हूँ नेहा। एक दिन कामनी देवी को मोहल्ले की ही एक महिला ने वो लेख दिखाया। अरे दीदी, ये लेख तो जैसे आपके घर की ही बहू की कहानी लगती है, पढ़िए ज़रा। कामनी पढ़कर गुस्से में बोली, इसमें हमारे घर की नकल की गई है। कहीं ये हमारी बहू ने तो नहीं लिखा? तब सतीश झल्ला कर, अब ये पब्लिक में भी हमें बदनाम करेगी, इसे सबक सिखाना पड़ेगा मम्मी। रात को सतीश कमरे में आया, दरवाज़ा जोर से बंद किया। तूने ये लेख लिखा जो सब में घूम रहा है, अब तू हमें समाज में बेइज्जत करेगी। स्नेहा संयम से बोली, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, मैंने बस अपनी सच्चाई लिखी है। जिसमें तुम्हारी शर्मिंदगी है वो मेरी नहीं तुम्हारी गलती है। तू अब अपने पंख फैलाने लगी है, अब मैं तुझे उड़ने नहीं दूंगा। आप नहीं रोक सकते मुझे। अब मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, अपनी आत्मा की आवाज़ हूँ, और वो अब आपको जवाब देना जानती है। नेहा ने अब स्नेहा को एनजीओ में एक ऑनलाइन कंसल्टेंट राइटर के रूप में जोड़ लिया था। हर महीने पैसे मिलते थे। मैं अब अपनी कमाई से अपने लिए चप्पल भी खरीद सकती हूँ। जो कभी इस घर में
पूछे बिना नहीं कर सकती थी। उसकी आत्मा अब पहली बार मुस्कुराई थी। स्नेहा के आत्मनिर्भर होने के प्रयासों ने सतीश और कामिनी देवी के अहंकार को हिला दिया था। एक बहू जो अब चुप नहीं थी, जो बोलने लगी थी, वह इन्हें नाक का सवाल लगने लगी। अब वे दोनों मिलकर एक षड्यंत्र बुनने लगे, जिसका उद्देश्य था स्नेहा की प्रतिष्ठा को पूरी तरह नष्ट करना। एक दिन मोहल्ले की एक महिला को बुलाकर बातें फैलाई। क्या बताए बहन जी, मेरी बहू ना अब बहुत बदल गई है, ना बात मानती है ना इज्जत करती है। हमें शक है उसका किसी से ना कुछ चल रहा है। आपकी बहुएं तो चुप रहती ही कहाँ हैं, आपने ही ज़्यादा छूट दे दी होगी। इन अफवाहों का असर जल्द ही मोहल्ले में दिखने लगा। लोग स्नेहा को देखकर कानाफूसी करते और उसे घूरते। अब सतीश ने एक चाल चली। उसने अपने ऑफिस के 2 साथियों को घर बुलाया, बहाने से। सतीश दोस्तों से, आज जरा तुम दोनों को दिखाता हूँ वो औरत जो मुझे आंखें दिखाती है। जरा उसे उसकी औकात याद दिलानी है। बस ना थोड़ा चिढ़ाओ उसे, ताकि बाहर लोगों के सामने उसे नीचा दिखा सकूं। दोनों दोस्त अजीब मुस्कान के साथ हामी भरते हैं। स्नेहा जैसे ही कमरे में पानी देने पहुंची, वे दोनों दोस्त चालाकी से बातों में उसे उलझाने लगे। पहला आदमी हंसते हुए बोला, अरे भाभी जी, आप तो बहुत तेज हैं, कोई लेखक भी हैं क्या? दूसरा आंखों में फुहड़ता लिए, हमने तो ऐसी गृहिणी पहली बार दिखी जो घर में भी और सोशल मीडिया पर भी स्टार हैं। माफ़ कीजिए, मैं बस पानी देने आई थी। स्नेहा जब मुड़ी जाने के लिए, उनमें से एक ने उसका पल्लू खींचने की कोशिश की। हाथ मत लगाना। सतीश हंसते हुए वहां आया और जहर भरे स्वर में बोला, क्यों, डर क्यों गई? तेरे जैसे औरतें ही तो खुद को मॉडर्न कहती हैं। अब तू चिल्ला क्यों रही है? ये क्या तरीका है? तुमने अपने साथियों से मुझे छूने की इजाज़त दिलाई। ये मेरी इज्जत का अपमान नहीं, तुम्हारा चरित्र है जो नंगा हो गया। स्नेहा की बात उसे गहरे चुभ गई और उसने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कामिनी दौड़ती हुई आई, लेकिन उसने बहू का नहीं बेटी का पक्ष लिया। ये सब नाटक है। तू खुद लड़कों से हंसी ठिठौली करती है, अब रो रही है। हमारे बेटे को बदनाम करेगी, इतनी गिर गई है तू। स्नेहा रोते हुए और कांपती आवाज़ में दहाड़ उठी, मैंने आज तक किसी पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन आज ये घर मेरी सम्मान पर वार कर चुका है। अब मैं पुलिस में जाऊंगी और इस बार चुप नहीं रहूंगी। स्नेहा सीधे थाने गई। उसने सतीश और उसके दोनों साथियों और कामिनी पर मानसिक प्रताड़ना, चरित्र हनन और यौन उत्पीड़न की कोशिश का केस दर्ज करवाया। मैडम, आपने देर से सही लेकिन साहसी फैसला लिया है। हम इसकी पूरी जांच करेंगे। अगले दिन पुलिस सतीश के घर पहुंची। सतीश और कामिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्हें नोटिस थमाया गया। पुलिस अधिकारी, आप पर केस दर्ज हुआ है, अब आपको न्यायालय में पेश होना होगा। सतीश और उसके दोनों दोस्त थाने में तलब किए गए। कामिनी देवी भी अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए थाने पहुंची। इंस्पेक्टर कठोर स्वर में बोला, आपने एक महिला के चरित्र पर हमला किया, मानसिक प्रताड़ना दी और फिर छेड़खानी जैसे घिनौने काम का प्रयास किया। अब आप पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जमानत मिलना भी आसान नहीं होगा। सर, वो मेरी बीवी हैं, हमारे घर का मामला है। बीवी हो या कोई भी, किसी भी महिला को छूने या डराने का हक किसी को नहीं। और ये बहाना कि घर का मामला है अब अदालत में नहीं चलता। अब तक सतीश और कामिनी की अकड़ टूट चुकी थी। वो उसी पुलिस स्टेशन में स्नेहा के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। बहू, तू तो बहुत समझदार है, हमें माफ़ कर दे। तू जैसे चाहे वैसा कर, लेकिन ये केस ना वापस ले ले। सतीश नीची नज़र से, मुझे नहीं लगा था तू ऐसा करेगी। तुझे तो माफ़ कर दिया था मैंने। माफ़ी वहाँ दी जाती है जहाँ गलती हो और पछतावा सच्चा हो, पर यहाँ तो आपने मेरी आत्मा कुचली है। अब जवाब आपको कानून से मिलेगा। कुछ हफ्तों बाद मामला कोर्ट में पहुँचा। वकील ने स्नेहा के पक्ष में सभी गवाह और सबूत पेश किए, कॉल रिकॉर्डिंग्स, सीसीटीवी फुटेज। जज साहब, ये केवल एक बहू का मामला नहीं है, ये पूरे समाज के लिए चेतावनी है कि
अब बहुएं सहन नहीं करेंगी। प्रथम दृष्टया सबूतों के अनुसार अभियुक्तों को हिरासत में भेजा जाता है। सतीश और उसके दोस्त जेल भेज दिए गए और कामिनी देवी बाहर खड़ी रो रही थी। घर अब वीरान था। सतीश जेल में था और कामिनी देवी अकेली बैठी थी। जिस बहू को हमने मिट्टी समझा वो तो आग निकली और हमें राख कर गई। काश उस दिन उसे समझा लिया होता। अब तो पछताने की सिवा कुछ नहीं बचा। अब स्नेहा की जिंदगी में वो बंधन नहीं थे जो उसे तोड़ते थे। ना कोई सांस का ताना, ना पति का शक, ना किसी की उंगलियां। अब केवल खुद की आवाज़, सम्मान और हौसला उसके साथ थे। वह एनजीओ के साथ काम कर रही थी। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए काउंसलिंग चलाती, उनकी कहानियां लिखती और उन्हें आत्मनिर्भरता की राह दिखाती। एक दिन शहर के एक बड़े सामाजिक कार्यक्रम में स्नेहा को साहसी नारी सम्मान से नवाजा गया। मंच पर जब वह पहुंची तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम में एक और व्यक्ति उपस्थित था, विक्रांत वर्मा, एक आईएएस अफसर, विधुर और एक शांत लेकिन गंभीर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। विक्रांत सम्मान ग्रहण के बाद स्नेहा से मिलते हुए कहने लगा, आपका भाषण बहुत प्रेरणादायक था। आपने जो सहा और फिर जिस आत्मबल से आगे बढ़ी वो असाधारण है। स्नेहा सौम्य मुस्कान के साथ, धन्यवाद। वो सब कुछ एक बहू के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन अब मैं खुद को सिर्फ स्नेहा कहती हूँ, पूरी स्वतंत्र और पूरी तरह जिंदा। विक्रांत ने स्नेहा को एक कॉफ़ी मीट के लिए आमंत्रित किया। पहले तो स्नेहा झिझकी, लेकिन कुछ सोचकर मान गई। उस दिन विक्रांत, मैं खुद भी जीवन में बहुत कुछ खो चुका हूँ। पत्नी को कैंसर के कारण खो दिया, एक बेटी है जो अब हॉस्टल में है। मैंने हमेशा सोचा कि जीवन वहीं रुक गया, लेकिन आज आपको देखकर लगता है कि हर अंत एक शुरुआत भी हो सकता है। स्नेहा धीरे से बोली, मैंने प्यार नहीं मांगा था, बस सम्मान मांगा था। अब वह पहले मिल गया होता तो मैं शायद टूटी ना होती। विक्रांत, अगर आप चाहें तो मैं आपको ना टूटने का एक मौका देना चाहता हूँ। मुझे आपकी पूरी कहानी मालूम है और फिर भी मैं आपको पूरे सम्मान के साथ जानना चाहता हूँ। उस रात स्नेहा अकेली बैठी थी। उसने अब तक रिश्तों के सिर्फ घाव ही पाए थे, लेकिन क्या हर रिश्ता ऐसा होता है? विक्रांत में कोई दिखावा नहीं है, ना किसी चीज़ की उम्मीद, बस एक साफ सम्मान। क्या मैं फिर से भरोसा कर सकती हूँ? स्नेहा एक दिन फ़ोन पर बोलने लगी, नेहा, मुझे डर लगता है। क्या मैं फिर से एक रिश्ते को जगह दे सकती हूँ? नेहा बोली, स्नेहा, तो अब वो लड़की नहीं जो डरती थी, तो अब वो औरत है जो अपनी मर्जी से रिश्ते चुन सकती हैं। और अगर ये रिश्ता तुझे आगे बढ़ाता है तो उसे स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं। कुछ समय बाद विक्रांत ने फिर स्नेहा को मिलने बुलाया। वो एक शांत पार्क था, शाम का समय था। विक्रांत सदे हुए स्वर में बोला, स्नेहा, मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई दबाव हो, लेकिन मैं तुमसे एक जीवन का साथ चाहता हूँ जिसमें कोई आदेश, कोई संदेह नहीं होगा, बस सहयोग, समानता और सम्मान होगा। मैं जानता हूँ तुम पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हो, इसलिए अगर ना कहोगी तो भी मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा। मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, लेकिन अब मुझे पता है कि सम्मान क्या होता है। और अगर तुम्हारा साथ मुझे वही देता है तो मैं इसके लिए हाँ कहती हूँ। कुछ दिनों बाद एक सादा समारोह में स्नेहा और विक्रांत का विवाह हुआ। सिर्फ कुछ करीबी मित्रों, एनजीओ की महिलाएं और विक्रांत की बेटी की मौजूदगी में। विक्रांत की बेटी स्नेहा को गले लगाते हुए बोली, मैं खुश हूँ पापा ने आपको चुना। आप मुझे माँ जैसी नहीं, एक दोस्त जैसी लगती हैं। स्नेहा मुस्कुरा कर बोली, मैं भी अब एक नई माँ बनने की शुरुआत कर रही हूँ, प्यार की नहीं, समझ की माँ। अब स्नेहा सिर्फ एक महिला नहीं, वो उदाहरण बन चुकी है उन सबके लिए जो सोचते थे कि शादी के बाद उनकी दुनिया वही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।